गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है सजेशन फॉर मेकिंग नेशनल इंटीग्रेशन इफेक्टिव। अर्थात वो क्या सुझाव हो सकते हैं जो कि राष्ट्रीय एकीकरण को इफेक्टिव अर्थात प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक हो सकते हैं। यानी राष्ट्रीय एकता को लाने के लिए हम ऐसे कौन से तरीके अपना सकते हैं जो कि प्रभावशाली हों और भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रीय एकीकरण यानी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सके। तो बच्चों, मैंने जब आपको चैप्टर की शुरुआत ही की थी तभी बताया था कि हम इसी पर चर्चा करना, हमारे शिक्षा शास्त्र में इस टॉपिक को रखने का कारण ही यही है कि हम जान सके कि इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है या इसे किस तरह से और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी इस पर सेमिनार की है, चर्चा की है कि किस तरह से राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। और विद्यालय है, महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है, ऐसे कौन से कार्यक्रम कर सकते हैं, क्या पाठ्यचर्या में सुधार कर सकते हैं जिससे कि राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने कई सारी समितियां भी गठित की थी, किंतु आज की अगर हम देखें तो उस लक्ष्य को हम पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जाइए जानते हैं भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए क्या क्या सुझाव हैं। ठीक है, तो जिसमें हम सबसे पहला देखते हैं, जो हमारा पहला आता है, समाज के सब वर्गों में राज्य व्यवस्था में प्रवेश हो। समाज के सब वर्गों में राज्य व्यवस्था, समाज के सब वर्गों का, ठीक है, समाज के सब वर्गों का राज्य व्यवस्था में प्रवेश हो। ठीक है, तो इसके विषय में प्रोफेसर रजनी कोठारी जी ने भी कहा है, प्रोफेसर रजनी कोठारी जी ने कहा है कि समाज में के सब वर्गों का राज्य व्यवस्था में प्रवेश होना चाहिए। अर्थात भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पर इतने विविध प्रकार के राज्य हैं, भाषाएं हैं, धर्म हैं, वहाँ पर सभी वर्गों का राज्य व्यवस्था में प्रवेश होना जरूरी है। जब सभी वर्गों में का राज्य व्यवस्था में प्रवेश होगा तभी हम एकता के सूत्र में बन पाएंगे, ऐसा प्रोफेसर रजनी कोठारी जी के अनुसार भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें जब यदि सत्ता और राजनीति में किसी एक का एकाधिकार होता है तो कहीं ना कहीं एकता की भावना आहत होती है। सत्ता पर वो, यानी जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि कुछ राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो कि आपस में ही इस तरह की सत्ता में चालें चलती हैं कि जिससे हिंदू मुस्लिम कहकर लड़ाना या अपना एकाधिकार स्थापित करना करती है। और अगर ये समाज के सभी वर्गों का इसमें प्रवेश होता है तो कहीं ना कहीं एकता के सूत्र को जो हम बांधना चाह रहे हैं उसमें इससे जरूर सहयोग मिलेगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है सरकारी व सहयोगी संघवाद का निर्माण।
सहकारी व सहयोगी संघवाद का निर्माण। अब इसमें सहकारी से तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, ठीक है। सहयोगी संघवाद, एक ऐसे संघवाद का निर्माण होना चाहिए जिसमें हमारे एकीकरण के लिए सभी राज्य, सभी संघ एकजुट हो सके, ठीक है। और एकजुट होंगे तभी एकता का निर्माण हो पाना संभव होगा, ठीक है। राज्यों को नदी है, पानी है, इनकी सीमा तक हमें सीमित नहीं रखना है, बल्कि हमको करना क्या है, इन सभी को एक आपसी दायरे में, एक प्रेम सौहार्द के दायरे में सीमित रखना चाहिए। राज्यों को इस स्तर पर हमें नहीं बांटना चाहिए और इसके लिए एक सहकारी सहयोगी संघवाद का निर्माण होना आवश्यक है। जब तक इसका निर्माण नहीं होगा, हम नहीं कह सकते हैं कि भारत में हमारा राष्ट्रीय एकता का जो सपना है वो पूरा हो सकेगा, क्योंकि हमने आजादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन हम आज भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीजों की कमी हमें अपने देश में देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड हेडिंग या थर्ड पॉइंट आता है आर्थिक विषमता को खत्म करना। आर्थिक विषमता को खत्म करना। आर्थिक यानी अर्थ से जुड़ा, अर्थ अर्थात धन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारे भारत देश में कई वर्गों में बटा हुआ है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ, धनी वर्ग, निर्धन वर्ग, पूंजीपति, है ना। इस तरह से जो कई सारे हैं, तो सबसे पहले हमारे देश में ये कार्य होना चाहिए कि जो आर्थिक विषमता नामक सीढ़ी है उसको हमें खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। और जब ये उच्च निम्न वर्ग, धनी निर्धन वर्ग की श्रेणी जो है धीरे धीरे करके खत्म होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम सभी क्या सोचेंगे कि नहीं, हम तो इसी के बराबर कैटेगरी में हैं, यानी हम अपने आप को इक्वल समझने लगेंगे और ये जो एकता की में बाधक आ रहे हैं, ये बाधक तत्व आ रहा है, आर्थिक विषमता, वो दूर होगा तो कहीं ना कहीं हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो आर्थिक विषमता को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना। अंतरराज्यीय अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना यानी कि जो अन्य राज्य हैं, ठीक है, यहाँ पर हम राष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, जो अंतरराज्यीय हैं, ठीक है, इनमें परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। और संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार हमें एक ऐसे मतलब जो भी हमारे राज्य हैं उन राज्यों के बीच एक ऐसे अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करनी चाहिए जो कि राज्यों के आपसी जो भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का या समाधान करने का प्रयास करेगा। तो एक ऐसी अंतरराज्यीय अगर परिषद की स्थापना हो जाती है जो कि संविधान के अनुच्छेद 263 में दिया भी गया है, तो यह परिषद क्या करेगी, राज्यों के मध्य जो आपसी तनाव होगा, संघर्ष होगा, उनके मध्य समझौता कराने का प्रयास करेगी, जिससे कि राष्ट्रीय एकता को कायम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, विघटनकारी तत्वों पर प्रबंध।
विघटनकारी तत्वों पर प्रबंध, विघटनकारी तत्वों पर प्रबंध लगाना चाहिए। इस हेडिंग को मैंने जब आपको राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व या समस्याएं बताई थी, देन मैंने बताया था कि राज्य में या राष्ट्र में कुछ ऐसी विघटनकारी शक्तियां होती हैं जो कि राष्ट्रीय एकता को कायम नहीं होने देना चाहती हैं। तो सबसे पहले हमारे भारत सरकार को या इसमें कह सकते हैं जनता को भी यह सहयोग करना चाहिए कि ऐसी विघटनकारी शक्तियों पर या तत्वों पर प्रबंध लगाना चाहिए, ठीक है, जो कि हिंसात्मक आंदोलनों का सहारा लेकर भारत में अराजकता फैलाते हैं, उनमें आपसी फूट डलवाने का काम करते हैं। तो ऐसे विघटनकारी तत्वों पर का प्रबंध करना चाहिए या उनको रोकने के लिए जो है प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है। प्रबंध से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि इन पर किस तरह का प्रतिबंध लगाना चाहिए और प्रबंध करना चाहिए कि इन जो विघटनकारी तत्व है ये किसी तरह से दूर किए जा सके। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सांस्कृतिक आदान प्रदान। सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान से तात्पर्य है जैसे भारत में विभिन्न धर्म हैं, संस्कृतियां हैं, उन सभी संस्कृतियों का, उन सभी धर्मों का ज्ञान हमें कराना चाहिए। ऐसा विद्यालय में पाठ्यक्रम में करना चाहिए ताकि ये जो विघटनकारी तत्व हैं वो भी इनका कुछ ना कर सके और हमें सांस्कृतिक जानकारियां मिल सके। हमें एक दूसरे राज्य की संस्कृति है, धर्म की संस्कृति है, इसका ज्ञान कराया जा सके जिससे कि हम इस तरह के राष्ट्रीय एकता को स्थापित कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रयास थे जिनके हमारे कह रही हूँ जो कि राष्ट्रीय एकता को इफेक्टिव अर्थात प्रभावशाली बनाने के लिए किए जा सकते हैं। इसके अलावा सशक्त लोकतंत्र का निर्माण भी किया जा सकता है और भी कई सारे ऐसे सुझाव हैं जिससे कि हम राष्ट्रीय एकता को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।